नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में फेज रूल के अंतर्गत कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने फेज रूल के अंतर्गत फेज यानी प्रावस्था के बारे में जाना था और आज कंपोनेंट यानी घटक के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फेज रूल से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कंपोनेंट क्या होते हैं और किसी सिस्टम के लिए कंपोनेंट की कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से की जाती है, इनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखो कंपोनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं घटक, की परिभाषा क्या होती है यह देखते हैं। तो देखिए, घटक किसी सिस्टम में उपस्थित घटक किसी सिस्टम में उपस्थित इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वह न्यूनतम संख्या होती है, वह न्यूनतम संख्या होती है जिनकी सहायता से हम सिस्टम में उपस्थित प्रत्येक प्रावस्था यानी प्रत्येक फेज का कंपोजिशन आसानी से बता सकते हैं। तो ये हो गई कंपोनेंट की परिभाषा। दोबारा सुनिए, कंपोनेंट क्या होते हैं। देखो, कंपोनेंट यानी घटक किसी सिस्टम में उपस्थित इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र परिवर्ती अवयवों की, यानी स्वतंत्र परिवर्ती अवयव। तो घटक किसी सिस्टम में उपस्थित इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वह न्यूनतम संख्या होती है जिनकी सहायता से हम सिस्टम में विद्यमान प्रत्येक फेज का कंपोजिशन यानी संगठन आसानी से बता सकते हैं। तो उस मिनिमम संख्या को, उस न्यूनतम संख्या को हम बोलते हैं कंपोनेंट यानी घटक कहते हैं। तो ये होगी घटक की परिभाषा, ठीक। यानी दोबारा अच्छी तरह से ध्यान रखना कि घटक किसी सिस्टम में उपस्थित इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वह न्यूनतम संख्या होती है जिनकी सहायता से हम सिस्टम में विद्यमान प्रत्येक फेज का कंपोजिशन आसानी से बता सकते हैं, ठीक। तो ये होगी कंपोनेंट की डेफिनेशन, परिभाषा। अब देखो, किसी सिस्टम के लिए कंपोनेंट की गणना है वो किस प्रकार से की जाती है।
कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यानी आपको कोई सिस्टम दे रखा है, उस सिस्टम में कितने कंपोनेंट हैं, कितने घटक हैं, ये किस प्रकार से निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट्स से संबंधित कुछ बिंदु अपन लेते हैं। तो पहला बिंदु लेते हैं, देखो हम, यदि किसी सिस्टम में केवल एक ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उस सिस्टम में घटकों की संख्या सदैव एक होती है, सदैव एक होती है। तो देखो, मैंने कैलकुलेशन से पहला बिंदु आपको क्या बताया है कि यदि किसी सिस्टम के अंदर केवल एक ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उस सिस्टम में कंपोनेंट की संख्या भी एक ही होगी। ठीक, यानी किसी सिस्टम के अंदर केवल एक ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो ऐसे सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी एक होगा। ठीक, अब देखो यहां हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स देखिए, यहां मान लीजिए अपने पास में एक सिस्टम है, देखो H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O गैस। ये अपने पास में एक सिस्टम है। तो हम देखेंगे इस सिस्टम के अंदर केवल एक ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और वो है H2O जल। ठीक, तो अब देखो इस सिस्टम के अंदर केवल एक ही रासायनिक अवयव प्रेजेंट है, तो यहां नंबर ऑफ कंपोनेंट भी क्या होगा, एक होगा। तो यहां घटकों की संख्या यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट C बराबर क्या होगा, एक होगा। यानी ये वन कंपोनेंट सिस्टम है। क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम है। और देखो सल्फर R, सल्फर M, सल्फर L, सल्फर G। तो यहां ये अपने पास में एक सिस्टम है। R का मतलब होता है रोम्बिक, यानी विषम लंबाक्ष सल्फर। M का मतलब होता है मोनोकल्निक, यानी एकंताक्ष सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर और मोनोकल्निक सल्फर ये दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक, ये सल्फर लिक्विड स्टेट में है और ये सल्फर सॉलिड स्टेट में है, सॉरी गैसीय स्टेट में है। यानी सॉलिड स्टेट में ये दो रूप है, रोम्बिक और मोनोकल्निक। लिक्विड स्टेट में ये है और गैसीय स्टेट में ये है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर यदि हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें
तो इस सिस्टम के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक ही है और वो है सल्फर। तो यह नंबर ऑफ कंपोनेंट यानी घटकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। ठीक, ये वन कंपोनेंट सिस्टम है और ये ऊपर वाला भी वन कंपोनेंट सिस्टम है। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड ये पहला बिंदु अच्छी तरह से ध्यान रखना कि यदि किसी सिस्टम में केवल एक ही केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट है तो उस सिस्टम में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक ही होगा, यानी वो वन कंपोनेंट सिस्टम होगा। जैसे देखो मैंने यहां आपको दो एग्जांपल बताए। एक तो वाटर सिस्टम है ये, जिसमें देखो वाटर है लेकिन वाटर की फेज अलग अलग है। वाटर 3 फेज में है, या वाटर आपका सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में है और गैसीय फेज में है, लेकिन केमिकल स्पीसीज तो एक ही है, H2O। यहां दूसरे सिस्टम में देखो, दूसरे सिस्टम के अंदर जो एक केमिकल स्पीसीज है सल्फर, उसकी फेज अलग अलग है। देखो एक तो रोम्बिक है, एक मोनोकल्निक है, एक लिक्विड है और एक एसिड। हम फेज की बात करें तो 1 2 3 4, यहां फेज 4 है, प्रावस्थाओं की संख्या 4 है, लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट एक ही है। ठीक, तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन से रिलेटेड पहला बिंदु हो गया कि यदि किसी सिस्टम के अंदर केवल एक ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो ऐसे सिस्टम के अंदर घटकों की संख्या है वो सदैव एक होती है। ठीक, अब नेक्स्ट बिंदु देखो, मान लीजिए किसी सिस्टम के अंदर 2 या 2 से अधिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तब देखो क्या होता है। यदि किसी सिस्टम में 2 या 2 से अधिक, यानी यदि किसी सिस्टम में 2 या 2 से अधिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उपस्थित हो तो, यानी अपने पास में एक ऐसा सिस्टम है, यदि किसी सिस्टम में 2 या 2 से अधिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो यहां 2 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है? 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो यह बनती है कि यदि सिस्टम में उपस्थित 2 या 2 से अधिक जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। और दूसरी कंडीशन यह बनती है कि सिस्टम के अंदर जो 2 या 2 से अधिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। तो इन दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए, तो पहली कंडीशन हम लेते हैं, फॉर नॉन रिएक्टिव सिस्टम, यानी सिस्टम में जो 2 या 2 से अधिक केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बराबर होता है नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बराबर नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
यानी जितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उतने ही उस सिस्टम में घटक होंगे। यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बराबर नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कब? फॉर नॉन रिएक्टिव सिस्टम के लिए, यानी सिस्टम के अंदर दो या दो से अधिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उपस्थित हैं और उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में सिस्टम के अंदर जितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं सिस्टम में उतने ही कंपोनेंट होंगे, यानी उतने ही घटक होंगे। जैसे देखो हम यहां एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स, मान लीजिए अपने पास में एक सिस्टम है NaCl, KCl, H2O। ये अपने पास में एक सिस्टम है। ठीक, हम इस सिस्टम के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना चाहते हैं, तो पहले देखो इस सिस्टम के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? 1 2 3, यानी 3 केमिकल स्पीसीज हैं। फिर देखो क्या इनके बीच में कोई रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, इनके बीच में कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस सिस्टम में जितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे। तो यह नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे? यहां नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां देखो 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है, तो यहां घटकों की संख्या 3 हो जाएगी। एक और देखो, H2O CCl4, ये अपने पास में कोई सिस्टम है। ठीक, और इस सिस्टम के लिए हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देखना चाहते हैं, तो देखो इस सिस्टम में 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक जल है और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और दोनों के बीच कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ठीक, तो यहां देखो दोनों के बीच कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहां नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी C बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 हो जाएगा। C बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यदि किसी सिस्टम के अंदर 2 या 2 से अधिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उपस्थित हैं और उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो जितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उतने ही घटक होंगे, यानी उतने ही घटकों की संख्या होगी। यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बराबर नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर नॉन रिएक्टिव सिस्टम। ठीक, तो एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन देखो, फॉर रिएक्टिव सिस्टम। मान लो कि सिस्टम के अंदर जो 2 या 2 से अधिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनके बीच में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, तो फिर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे? तो इस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला काम में लेना होगा। वो देखो फॉर्मूला क्या है? C बराबर N माइनस E माइनस R, ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। ठीक, अब देखो यहां C क्या है? यहां C क्या है? C बराबर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी घटकों की संख्या। कैपिटल N क्या है? कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक, यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ई, कैपिटल ई बराबर क्या होता है? ई बराबर है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर केमिकल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस फॉर फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक। यानी जो आपका ई है, ई क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस फॉर फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, और आर है, वो है आपका नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधों की संख्या। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम रिएक्टिव सिस्टम के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालते हैं। तो अब देखो हम इस कंडीशन के लिए कुछ एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। तो अब हम इसके लिए देखो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स, यानी अपने पास में कोई रिएक्टिव सिस्टम है। तो देखो एक रिएक्टिव सिस्टम है, NH3 गैस, HCl गैस, NH4Cl सॉलिड, NH4Cl सॉलिड, और पार्शियल प्रेशर NH3 बराबर है पार्शियल प्रेशर HCl। ये आपके पास में कोई सिस्टम है, ठीक, ये कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम के लिए हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो देखिए, अब देखो इस सिस्टम के अंदर कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं? 1 2 3, 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, ठीक। अब देखिए इनके बीच में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, अगर है तो कौन सी है, और उस केमिकल रिएक्शन से कोई नया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो नहीं बनता, ये हमें देखना है। तो देखो ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। देखो कौन सी? NH3 गैस, HCl गैस, NH4Cl सॉलिड, ये एक केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना है जो यहां नहीं है। इस केमिकल रिएक्शन में 3 केमिकल स्पीशीज तीनों यहां प्रेजेंट है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन इसमें पॉसिबल है, ठीक। अब देखो हम इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा? देखो C बराबर हो जाएगा, N क्या है? N है, वो है टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अब इस सिस्टम के अंदर टोटल कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं? तो देखो 1 2 3, तो 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। अब माइनस ई क्या है? ई है आपका टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस फॉर फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां देखो एक ही रिएक्शन पॉसिबल है,
तो E की जगह -1, फिर माइनस R का मान कितना है? R है नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी यहां एक प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्या है कि अमोनिया का पार्शियल प्रेशर वो है HCl के पार्शियल प्रेशर के बराबर है, यानी अमोनिया का आंशिक दाब और HCl का आंशिक दाब बराबर है, ये एक यहां प्रतिबंध है। तो R की जगह आ जाएगा -1। अब इसको सरल कर दो तो C बराबर क्या आ जाएगा आपका? C बराबर आ जाएगा, यहां देखो 3 - 2, तो C बराबर आ जाएगा आपका 1। ये आपका वन कंपोनेंट सिस्टम है। क्या है? वन कंपोनेंट सिस्टम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार नेट और सेट में पूछा गया है। ठीक है, यहां ध्यान रखना कि आपको ये रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो अगर इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है तो यह नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लीजिए अपने पास में ये दिया हुआ है 2 नंबर, इसी को ले लो। मान लीजिए अपने पास में ये दिया हुआ है अमोनिया गैस, HCl गैस, NH4Cl सॉलिड, ये अपने पास में एक सिस्टम है। ठीक, और इस सिस्टम के लिए हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो देखो यहां एक रिएक्शन पॉसिबल है, तो पहले रिएक्शन लिख लीजिए, गैस प्लस HCl, गैस NH4Cl, ये आपका हो जाएगा सॉलिड, ये रिएक्शन होगी। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट निकाले C, तो C बराबर क्या हो जाएगा? तो C बराबर हो जाएगा N क्या है? N है टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं यहां? 1 2 3, तो 3 है। ठीक, अब E क्या है? E आपका है टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस फॉर फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां एक रिएक्शन पॉसिबल है, तो केमिकल इक्वेशन 1 होगी, तो -1। और अब देखो रेस्ट्रिक्शन क्या है? यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो R का मान 0 है यहां, तो यहां -0 है, तो R है ही नहीं। तो C बराबर क्या आ जाएगा आपका? C बराबर आ जाएगा 2। तो यहां कंपोनेंट की संख्या 2 आएगी। 2 कंपोनेंट सिस्टम है ये। क्या है? 2 कंपोनेंट सिस्टम है। एक एग्जांपल और देखो इसी कैटेगरी का। मान लीजिए अपने पास में ये है ये अपने पास में सिस्टम है। ठीक, और इस सिस्टम के लिए आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने हैं। तो पहले तो देखो ये जो इसके अंदर 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्या इनके बीच कोई रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ, इनके बीच रिएक्शन पॉसिबल है। तो वो पहले रिएक्शन हम लिख लेते हैं। तो देखो रिएक्शन ये है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस। ठीक, अब देखो एक ही रिएक्शन है और तो कोई नहीं है, तो एक ही रिएक्शन पॉसिबल है। अब इस रिएक्शन में कोई नया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बना है, वही है जो देखो यहां तीनों दे रखे हैं, तो 3 ही है। तो अब देखो यहां नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा? देखो C बराबर N की वैल्यू क्या है? N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने? 1 2 3, तो आपका 3 है। टोटल नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट 3 है। माइनस E क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस फॉर फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां एक केमिकल इक्वेशन पॉसिबल है, तो E का मान क्या आ गया? E का मान आ गया 1, तो -1, और
यहां देखो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा आपका 2। तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्टिव सिस्टम के लिए इस फॉर्मूले के आधार पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर आयन प्रेजेंट है, क्या है, आयन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी आपका एक रेस्ट्रिक्शन होगा सदैव, यानी विद्युत उदासीनता है वो आपका एक रेस्ट्रिक्शन होगा सदैव, ध्यान रखना। कब, जब सिस्टम के अंदर कोई आयन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपका एक रेस्ट्रिक्शन होगा सदैव, और बाकी इस फॉर्मूले से आप निकाल लो। ठीक, तो अब आप असाइनमेंट के रूप में एक क्वेश्चन नोट कीजिए। तो क्वेश्चन लिखिए, एक जलीय विलयन में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एवं ब्रोमाइड आयन उपस्थित हैं। तो इस सिस्टम में घटकों की संख्या ज्ञात करो। दोबारा सुनिए, एक जलीय विलयन में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एवं ब्रोमाइड आयन उपस्थित हैं। तो इस सिस्टम के लिए घटकों की संख्या ज्ञात करो। धन्यवाद, थैंक यू।